नमस्कार साथियों, मेडिकल मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है एंटीपार्टम हेमरेज के रिगार्डिंग। तो इसमें हम डील करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, उसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या बचाव है। साथ ही इसी के अंदर हम प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्चो प्लेसेंटा को डील करने वाले हैं। तो ये जो ब्लीडिंग होती है ये अलग अलग होती है। जैसे कि अगर ब्लीडिंग फिटल वायबिलिटी के बाद है, अर्थात 24 वीक के बाद है, 24 वीक वायबिलिटी पीरियड कहते हैं, इसके बाद से लेकर डिलीवरी ड्यूरेशन से पहले है, तो इसे प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। प्रसव का मतलब डिलीवरी, पूर्व का मतलब पहले होने वाला रक्तस्राव, मतलब जो लेबर प्रोसेस है, जो डिलीवरी की क्रिया है, प्रसव क्रिया है, उससे पहले और 24 वीक के बाद अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उससे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मली एक प्रेगनेंसी जो होती है 38 वीक 38 वीक तक होती है। 38 वीक से लेकर 42 वीक तक होती है। इसके बीच में 24 वीक को वायबिलिटी पीरियड का मार्कर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 24 वीक से जो पहले है, इस पीरियड को वायबिलिटी पीरियड नहीं माना जाता है। अगर इस टाइम पे कोई ब्लीडिंग हुई किसी भी कारण से, अगर उस फिटस या जो ग्रोइंग जाइगोट होता है उसको वो वैनिश हो गया, वो गिर गया, एक्सपायर हो गया, तो इस कंडीशन को स्टिल बर्थ कहते हैं। लेकिन जो 24 वीक के बाद का ड्यूरेशन है, इसे वायबिलिटी पीरियड में काउंट किया जाता है कि भाई प्रेगनेंसी 24 वीक को पार कर गई है, इसके बाद में जो बेबी है उसका जो सर्वाइवल चांसेस है, उसने बचने के, जीने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इसे वायबिलिटी पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड के बाद अबॉर्शन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर वायबिलिटी पीरियड में कोई अबॉर्शन किया जाता है तो उसे जीव हत्या माना जाता है, क्योंकि उस बच्चे को हम या उस फिटस को हम जीवित मान रहे हैं। मूविंग टुवर्ड द कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, जैसा कि हम जानते हैं इसका मेजर कॉज प्लेसेंटा से रिलेटेड है। प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग 70% कॉन्ट्रीब्यूट करती है एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर। इसमें मेनली दो कंडीशंस होती है, पहला प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा एब्रप्चो प्लेसेंटा। इसके अलावा प्लेसेंटा के अलावा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग हो सकती है जो 5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इसमें सर्वाइकल कैंसर, जेनाइटल इंजुरी या कोई भी पेल्विक इंजुरी हो सकती है। इसके अलावा जो 25% केसेस होते हैं उनकी इटियोलॉजी अननोन होती है, मतलब कि इनकी इटियोलॉजी का पता नहीं चलता कि ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है। तो हम प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग के बारे में डील करते हैं, पर इससे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल एक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसमें प्लेसेंटा का रोल क्या होता है। तो मान लीजिए कि जो यूट्रस है वो एक बंद कमरे के जैसा है, इंटरनल ऑर्गन है एक बंद कमरे जैसा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंद कमरे के जैसा है एक फीमेल का यूटेरस, और इसके अंदर जो फिटस है उसका आउटर वर्ल्ड से हम जानते हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है। वो अपनी पूरी ग्रोथ के लिए माँ पे डिपेंड करता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उस पर डिपेंड करता है। अब इस बच्चे को जो भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन या जो भी वेस्ट एक्सचेंज होता है, इम्यूनाइजेशन, कुल मिला के अपने कंप्लीट सर्वाइवल के लिए माँ पे डिपेंडेंसी है। और जो मदर और इस फिटस के बीच का कनेक्शन होता है, इसी कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, मान लीजिए आप एक बंद कमरे में जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का एक ही सोर्स है, अगर वो सोर्स हटा दिया जाए तो आपके सर्वाइवल के कोई चांस नहीं है। वही एक सोर्स होता है प्लेसेंटा एक फिटस के लिए यूट्रस के अंदर। यहाँ से ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगा, उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, वेस्ट एक्सचेंज करेगा, वो सारी फैसिलिटीज़ जो उसे यूट्रस के अंदर ग्रो करने के लिए चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू उसे मिलती रहेगी। ये इसका एक प्लेसेंटा का नॉर्मल रोल हो गया। अब प्लेसेंटा का रोल तो समझ लिया, अब प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन को समझते हैं। मान लीजिए हम ये ऐसे यूट्रस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट हो गया अपर और दूसरा पार्ट हो गया लोअर। जो प्लेसेंटा है वो हमेशा अपर पार्ट में इम्प्लांट होती है। अगर ये अपर प्लांट में इम्प्लांट ना होकर लोअर पार्ट में इम्प्लांट होती है तो इसे एब नॉर्मल इम्प्लांटेशन माना जाएगा। यहीं से हमारी दोनों कंडीशन
आगे की तरफ क्लियर होगी। तो आइए इन्हें समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्चो प्लेसेंटा, इन दोनों कंडीशन को हम कंपेयर करके चलेंगे। नॉर्मली एक जो लेक्चरर या ट्यूटर होता है इन्हें अलग अलग पढ़ाता है, पर मेरा मानना है कि अगर हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इनमें डिफ्रेंशिएशन भी कर सकेंगे और कंपैरिजन करने की वजह से हम इन्हें अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो प्लेसेंटा प्रीविया है, पहली कंडीशन, ये होता है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन की वजह से। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, अगर जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाए, जैसा कि मैंने बताया, तो वो एक एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है। और जब ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होगा तो ये जो इंटरनल ओएस होता है उसे पार्शियली या कम्प्लीटली कवर करेगा, जैसा कि हमने पीछे देखा। ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे है इंटरनल ओएस। अगर ये इम्प्लांटेशन यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा तो ये इस एरिया को कवर करेगा। और हमें पता है जो जब डिलीवरी मैच्योर हो जाएगी, लेबर ड्यूरेशन होगा, तो फिटस को यहीं से एग्जिट लेना है। और अगर उस रास्ते में प्लेसेंटा आ रहा है तो पूरे पूरे चांस है कि प्लेसेंटा रप्चर हो जाए या किसी प्रकार से जो फिटस और प्लेसेंटा है उनका कॉन्टैक्ट लूज़ हो जाए। इसकी वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये तो हुआ प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है प्लेसेंटा प्रीविया? एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। वहीं पे सेकंड कंडीशन जो हमारा एब्रप्चो प्लेसेंटा है उसको समझते हैं। इसे एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहते हैं, यानी कि आकस्मिक रक्तस्राव। मतलब कि जो नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा थी वो प्री मेच्योर यानी समय से पूर्व अपनी जो प्लेसमेंट थी उससे सेपरेट हो गई। इस कंडीशन को एब्रप्चो प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा अपने नॉर्मल जो प्लेसमेंट थी अपर सेगमेंट में वहाँ पे इम्प्लांट हुई, चल रही थी, और कोई भी रीज़न रहा जिसकी वजह से वो टाइम से पहले, मतलब मेच्योरिटी टाइम से पहले उस जगह से डिटैच हो गई है, जिस वजह से जो बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी वो इंटरप्ट हो गई है। इस कंडीशन को एब्रप्चो प्लेसेंटा या फिर एक्सीडेंटल हेमरेज कहते हैं, क्योंकि वो अचानक से ही अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। इस इमेज में हम देख पा रहे हैं एक नॉर्मल प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया की पोजिशनिंग। यहाँ पे हम नॉर्मल प्लेसेंटा को देख रहे हैं, ये हम ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ इसका इम्प्लांटेशन हुआ है और यहाँ से ये फिटस से कनेक्ट हो रही है। वहीं पे प्लेसेंटा प्रीविया में हम देख रहे हैं ये जो रीज़न है जहाँ से बेबी को डिलीवर होना है, इसी जगह पे प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गई है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा अपने अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होती है तो यहाँ पे जो फीमेल का यूट्रस होता है वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है डेसिडुआ, वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, और जो ब्लड सप्लाई की वजह से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रॉपर होता रहता है। लेकिन वहीं पे अगर ये लोअर सेगमेंट में होगी तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कमज़ोर है, मतलब वीक ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे थिन लाइनिंग होती है। इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। ये हमने देखा है भाई, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ पे है, जो कि एब्रप्चो प्लेसेंटा में होता है। नॉर्मल इम्प्लांटेशन एब्रप्चो प्लेसेंटा में होगा, वहीं पे प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर एबनॉर्मली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड, यहाँ पे एक और इमेज है जिसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि ये एक तरफ है प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा इम्प्लांट हुई है नॉर्मल जगह, बट टाइम से पहले वो डिटैच हो गई है। इसके कॉजेज हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। वहीं पे जो प्लेसेंटा प्रीविया है, इसको डिवाइड करें तो अपर सेगमेंट में नहीं है, ये देख सकते हैं हम कि ये लोअर सेगमेंट में है। और यहाँ पे क्योंकि टिश्यू को ग्रिप नहीं मिला, प्रॉपर ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसलिए वो डिटैच हुई और अब ये ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कॉजेज़ पे कि भाई क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा या तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में एबनॉर्मली इम्प्लांट हो जाएगा या फिर नॉर्मली इम्प्लांटेड भी है तो डिटैच हो जाएगा। पहले तो हम प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज़ पे डिस्कशन करते हैं। तो इसकी जो मेजर इटियोलॉजी है वो तो अननोन मानी जाती है कि भाई इसके जो कॉजेज़ है उसका पता नहीं चल पाया, पर कुछ थ्योरी है जो इसके बारे में डिस्क्राइब करती है। इसमें से एक है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, एक है सिलियरी मूवमेंट का इंक्रीज़ होना, एक कंडीशन है कि जो डेसिडुआ है उसका रिएक्शन कम हो गया है, या फिर जो प्लेसेंटा है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। इसको
हम समझते हैं। देखिए, ये यूट्रस, सॉरी, ये बना यूट्रस। हम पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये बना फेलोपियन ट्यूब। अब हमें पता है कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में ओवा रहेगा, स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज होगा। इसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब है उसके कुछ सीलिया होती है लाइनिंग पे, इन सीलिया के थ्रू मूव होता हुआ यूट्रस में आएगा और जो फिटस है या जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होगा। अब अगर इस सीलियास की मूवमेंट बढ़ गई है, मतलब इनकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ गई है, तो एक फोर्स के साथ जो जाइगोट है उसको पुश मिलेगा, जिससे पूरा चांस है कि वो अपर सेगमेंट में ना रुककर डाउन की तरफ गिरता हुआ लोअर सेगमेंट में चला जाए। ठीक है, लोअर सेगमेंट में चला जाए और यहाँ इम्प्लांट हो जाए। जब ये यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट होगा, धीरे धीरे इससे प्लेसेंटा ग्रो करेगी, तो वो भी इसी लोअर सेगमेंट में ग्रोथ करने लग जाएगी। ठीक है, ये तो है अगर सिलियरी मूवमेंट बढ़ गया है। दूसरा है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, जिसमें कि जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होती है उसको डेसिडुआ कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। अब अगर इसका जो रिएक्शन कैपेबिलिटी होती है कि जाइगोट जब आएगा तो इसमें स्टिक होता है, अगर ये कैपेसिटी गिर गई तो इसको एक बार क्लियर करते हैं, वापस बनाते हैं। जो यूट्रस है उसकी जो हमने डेसिडुआ देगी, अगर उसका रिएक्शन टाइम, रिएक्शन कैपेसिटी घट गई है तो हो सकता है कि जो जाइगोट है वो अपर सेगमेंट में आया, लेकिन डेसिडुआ से रिएक्ट ना कर पाने की वजह से वापस वहाँ से स्लिप हुआ और लोअर सेगमेंट में चला गया। यही हो सकता है अगर प्लेसेंटा का बिग सरफेस एरिया है, मान लीजिए कि प्लेसेंटा इतनी बड़ी ग्रो कर गई तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक चली गई, ये इसके रीज़न हो रहे हैं। तो यही हमने देखा है कि वैसे तो इटियोलॉजी अननोन है, पर या तो सीलिया के मूवमेंट की वजह से एक फोर्स लगा, एक धक्का लगा, जिसकी वजह से जो ओवम है वो अपर सेगमेंट के बजाय लोअर सेगमेंट तक पहुंच गया, या जो फोर्स लगा उसकी वजह से, या डेसिडुआ रिएक्ट नहीं कर पाई इस वजह से, तो ये नीचे के लोअर सेगमेंट की तरफ ड्रॉप हो गया, या फिर प्लेसेंटा का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लोअर सेगमेंट में एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो गई। ये थी इटियोलॉजी प्लेसेंटा प्रीविया की। वहीं पे अब हम देखते हैं एब्रप्चो प्लेसेंटा की इटियोलॉजी। इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। सेकेंडरी इसका रीज़न है कि कहीं कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कोई पुश या फिर झटका लगने की वजह से यूट्रस जोन में वो प्लेसेंटा अपने साइड से डिटैच हो गई। प्लेसेंटा की कोई सिकनेस हो, मदर माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है, उसमें एनीमिया है, या फिर स्मोकिंग जैसी हैबिट की वो शिकार है और 35 साल से ज़्यादा उसकी एज हो चुकी है, एज एक बड़ा फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूटिंग है। इसके अलावा यूटरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, जो PIH की वजह से ही होता है कि भाई यूटरस को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, उसके थ्रू प्लेसेंटा को और प्लेसेंटा के थ्रू फिटस को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। अब इसको हम समझते हैं कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, ये किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है एब्रप्चो प्लेसेंटा के अंदर। हम इसको एक बार इरेज करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर वर्क कैसे करता है। एक आर्टरी, उसके अंदर ब्लड मूव करता है, सॉरी, अब ये ब्लड जो इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है इसे ही हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ये ब्लड अब सराउंडिंग जो भी टिश्यूज़ है, ये हो गए टिश्यूज़, उनके साथ एक्सचेंज होना है। अब ये एक्सचेंज कैसे होगा, जो ब्लड वेसल की लेयर है उस पर ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसे कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप ने कभी जलेबी बनती हुई देखी होगी, तो जो जलेबी बनाने वाला होता है उसके जो प्रोडक्ट होता है उसे एक कपड़े में भरता है, और जब वो प्रेशर लगाता है तो उस कपड़े से जलेबी पैन में गिरती है और वो बॉयल होकर हमें मीठी मीठी जलेबी मिलती है। उसी प्रकार से जब ब्लड वेसल पे प्रेशर लगेगा तो वो जो ब्लड होगा वो बाहर के टिश्यू में, और जब टिश्यू से प्रेशर लगेगा तो वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और जो वेस्ट होता है वो वापस एक्सचेंज होता रहेगा। ये इसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब अगर इस पर प्रेशर बढ़ जाएगा
तो जैसे कि जिम में हम बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल थिक हो जाती है, वैसे ही ये जो ब्लड वेसल होती है ये धीरे धीरे थिक होने लग जाएगी। थिक होने से जो टिश्यूज़ है उनको जो न्यूट्रिशनल सप्लाई होती है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम होने लग जाएगी। इसकी वजह से धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होगा, और ये बहुत ही साइलेंटली टिश्यू डैमेज होता है। तो नॉर्मल जो बीपी की कंडीशन होती है उसमें पता भी नहीं चलता हाइपरटेंशन की कंडीशन में कि टिश्यू डैमेज हो रहा है। पर अब ये जब धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होकर सप्लाई कम होगी तो यहाँ के टिश्यू वीक होंगे, और एट द एंड वो सिस्टम और जो ऑर्गन्स होते हैं वो फेल हो जाएंगे। सेम केस होता है प्रेगनेंसी में भी। यूज़ करते हैं अब जो यूटरस है उसमें प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा में हम जानते हैं कि ब्लड सप्लाई है। अब अगर ये ज़्यादा फास्ट ब्लड सप्लाई होगी तो इससे प्लेसेंटा की जो आर्टरीज़ है वो थिक हो जाएगी। इस थिकनेस की वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं, जो फिटस के टिश्यू होते हैं, उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है वो अल्टर्ड होगा, और धीरे धीरे जो प्लेसेंटा होती है वो टाइम से पहले वीक होने लगेगी और अपनी जो नॉर्मल प्लेसमेंट है उसको खो देगी। तो इस तरीके से जो PIH होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, और जो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होती है वो एब्रप्चो प्लेसेंटा को कॉज करेंगे। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा सिक है, ये जो हमारा PIH है उसका कॉज है, यूट्रो प्लेसेंटा इनसफिशियंसी का कॉज है, और माल न्यूट्रिशन में भी यही मैकेनिज्म वर्क करता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्चो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया के 4 टाइप्स है। नंबर 1, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो अपर सेगमेंट में होता है, और कुछ जो प्लेसेंटा का एरिया होता है वो लोअर सेगमेंट में चला जाता है। मान लीजिए प्लेसेंटा का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, या फिर वो जो सेगमेंटिव डिसाइसिव लाइन होती है उसके काफ़ी पास इम्प्लांट हुआ है, इस वजह से जो कुछ पार्ट है वो लोअर सेगमेंट में चला जाएगा। सेकंड है मार्जिनल। इसमें जो मेजर पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो लोअर सेगमेंट में होता है। और थर्ड होता है पार्शियल या इनकम्प्लीट, जिसमें जो प्लेसेंटा होती है वो पार्शियली कवर करती है इंटरनल OS को। फोर्थ कंडीशन होती है कंप्लीट या सेंट्रल। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो कम्प्लीटली कवर कर लेता है इंटरनल OS को। आइए इसे एक बार समझते हैं। एक बार फिर से यूट्रस बनाने की ज़रूरत है। ये रहा यूट्रस। अब ये रहे इनका अपर और लोअर सेगमेंट। तो जो हमने पहली कंडीशन देखी उसमें जो प्लेसेंटा है वो कुछ इस तरीके से इम्प्लांट होगा कि इसका मेजर पार्ट तो अपर सेगमेंट में है और कुछ पोर्शन लोअर सेगमेंट में चला गया है। अब हम सेकेंड जो मार्जिनल कंडीशन है वो समझते हैं। इसमें जो इम्प्लांटेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि मेजर पार्ट लोअर सेगमेंट में आ गया है और ये इंटरनल OS जो है इसके करीब आ गया है। इसमें भी अगर टाइप 1 एंटीरियर है तो, और टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। पर जो टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 और जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका रीज़न भी हम समझते हैं। अब जो टाइप 3 है जिसे हम पार्शियल कह रहे हैं, उसके अंदर जो प्लेसेंटा होगी वो इस तरीके से लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होती हुई कुछ पार्ट जो है यूटरस का जो इंटरनल OS है उसका कुछ पार्ट कवर कर लेगी। इसे ही हम पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं कि कुछ हद तक जो इंटरनल OS है उसको कवर कर लिया है। लास्ट में हम देखते हैं कंप्लीट, जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कुछ ऐसे है कि उसने पूरी तरीके से इंटरनल OS को कवर कर लिया है। ऐसी कंडीशन में C सेक्शन के थ्रू ही कट लगा के फिटस को बाहर रिमूव किया जाता है, उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। एक बार फिर से देखते हैं।
लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि वो जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो कुछ पोर्शन उसका लोअर सेगमेंट में आया है। मार्जिनल में मेजोरिटी पार्ट लोअर सेगमेंट में आता है। पार्शियली इनकम्प्लीट में जो इंटरनल ओएस है वो कुछ हद तक कवर हो जाता है। वहीं जो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया उसमें पूरा का पूरा जो इंटरनल ओएस है उसे प्लेसेंटा कवर कर लेती है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पूरा का पूरा इंटरनल ओएस कवर हो गया तो हमें पता है जो फिटस की डिलीवरी है उसी रूट से होनी है। अगर रूट बंद है तो हमें अल्टरनेट रूट का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए सिजेरियन डिलीवरी करवाना होता है। सेकेंड हम आते हैं एंटीपार्टम हेमरेज की तरफ। इसके टाइप्स है रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। एक एक करके इनको समझते हैं। रिवील का मतलब दिखना या दिखाई देना, कोई भी केस रिवील होना। मतलब कि अगर जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो एक्सपेल आउट हो रही है वेजाइना के थ्रू, तो इसे रिवील्ड ब्लीडिंग कहेंगे। वहीं पे कंसील्ड क्या होता है? जब ब्लीडिंग जो होती है, जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो रक्तस्राव हो रहा है, वो इंटरनल टिश्यू में हो तो रहा है प्लेसेंटा की साइड से, लेकिन वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ रहा है, वो वहीं पे इकट्ठा हो रहा है और जो मायोमेट्रियम होती है यूट्रस की उसके टिश्यू में इकट्ठा होकर कंडीशन बनाता है जिसे कन्वोल्यूर ऑफ यूट्रस कहते हैं। कन्वोल्यूर ऑफ यूट्रस कहते हैं। वहीं पे अगली कंडीशन होती है मिक्स्ड एब्रप्चो प्लेसेंटा, जिसमें कुछ पार्ट ब्लड का वो एक्सपेल आउट हो रहा है और मेजॉरिटी जो पार्ट होता है वो जो यूट्रस के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये थे टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्चो प्लेसेंटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिवील्ड और कंसील्ड ब्लीडिंग को। ये जो लेफ्ट साइड में इमेज है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा यहाँ पे इम्प्लांट हुआ पड़ा है और टाइम से पहले जो रीजंस होती है एटियोलॉजी उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड लॉस शुरू हो गया है। अब ये ब्लड लीक होके एक्सपेल आउट हो रहा है। अगर ये यहाँ पे हम देख सकते हैं विजिबल हो रहा है बाहर की तरफ, इसका मतलब ये है रिवील्ड ब्लीडिंग। वहीं पे सेकेंड पार्ट में देखते हैं, ये रही प्लेसेंटा, ये यहाँ पे रहा ब्लीडिंग, लेकिन ये ब्लीडिंग यहीं पे टिश्यूज़ में इकट्ठा हो रहा है, कहीं भी हमें बाहर विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो मायोमेट्रियम होती है यूट्रस की उन टिश्यूज़ में धीरे धीरे इकट्ठा होती रहेगी, इन्फिल्ट्रेट होती रहेगी और यहाँ पे कंडीशन बनाएगी जिसे कन्वोलर ऑफ यूटरस कहते हैं। मूविंग टूवर्ड, अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। हम एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्चो प्लेसेंटा को पढ़ रहे हैं, तो पहले इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो एक प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्चो प्लेसेंटा को बता रहा है। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस, कॉजलेस, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है और यूट्रस सॉफ्ट होता है। वहीं पे एब्रप्चो प्लेसेंटा में अगर देखें तो यहाँ पे पेनफुल डार्क ब्लीडिंग होती है, रिवील टाइप की जो ब्लीडिंग होती है मोस्ट कॉमन होती है, यूटरस हार्ड फील होता है। एक दूसरे के ऑपोजिट सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनके होने में, जो हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा है उसके अंदर। एब्रप्चो प्लेसेंटा को हम जानते हैं कि ये एक्सीडेंटल हेमरेज है, मतलब किसी शॉक या किसी एक्सीडेंट या किसी ट्रॉमा की वजह से वो जो नॉर्मल इम्प्लांटेड प्लेसेंटा थी अपनी साइड से एब्रप्ट हुई है। अब हम जानते हैं अगर किसी भी पॉइंट पे कोई चोट लगेगी, किसी भी पॉइंट पे कोई चोट लगेगी तो दर्द तो होगा, इसीलिए ये एक्सीडेंट होने पे पेन होगा। पेन होने के बाद हमें पता है कि कुछ ब्लड जो होता है वहाँ टिश्यूज़ में इकट्ठा भी हो रहा है और इकट्ठा होकर रुक के बाद में निकल रहा है, इसलिए डार्क रेड ब्लीडिंग है। सॉरी, डार्क रेड ब्लीडिंग है। रिवील्ड का मतलब शो होना, दिखाई देना। इसके अलावा यूट्रस हार्ड क्यों फील हो रहा है? तो जब भी हमारी बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज होता है, जैसे कि अगर जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे आप फील करेंगे कि वहाँ की मसल्स हार्ड हो रही है। उसका रीज़न क्या है? टिश्यू डैमेज होने पे वो टिश्यू जो है वो फट रहा है या फिर डैमेज हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है और अब वो रिकवरी करना चाहता है, तो इसलिए वो टिश्यू हार्ड फील होता है। इसीलिए जो एब्रप्चो प्लेसेंटा के केस है वहाँ पे क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो ये पेनफुल रहेगा, या फिर डार्क रेड ब्लीडिंग होगी और यूटरस हार्ड फील होगा। वहीं पे हम एब्रप प्लेसेंटा प्रीविया को देखते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में हमको पता है कि कोई सिर्फ एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन है प्लेसेंटा का, लेकिन कोई भी वियर एंड टीयर या चोट नहीं लगा है। यहाँ पे ब्लीडिंग का कारण क्या है कि जो
इम्प्लांटेशन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हुआ है, जहाँ पे जो प्लेसेंटा है उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से धीरे धीरे वो कमज़ोर होकर सेपरेट हो रहा है। इस कंडीशन में कोई भी चोट नहीं है, अगर चोट नहीं है तो पेन भी नहीं होगा, मतलब ये पेनलेस है। और क्योंकि हमको पता है वो धीरे धीरे वीक हो रही है, तो फीमेल को या फिर जो मेडिकल टीम है उसको भी कोई कॉज नहीं मिलेगा, इसलिए कॉजलेस। और क्योंकि जो ब्लड है हमको पता है ये लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट है, तो लोअर सेगमेंट से इंटरनल ओएस और वहाँ से एक्सपिल आउट होना, उसमें टाइम नहीं लगेगा, तो ब्राइट रेड, एकदम फ्रेश ब्राइट रेड ब्लीडिंग दिखाई देगी। उसके साथ ही जो यूटरस है, जैसा कि हमने बोला कोई चोट नहीं लगी है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज नहीं करता तो उसकी बॉडी सॉफ्ट होने लगती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगने लगती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को आप समझ गए होंगे कि इनके नाम से ही डिपेंड करता है, इनके नाम में ही है कि इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। अब अगर प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्चा प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा को कोई भी डैमेज हो गया है, तो इसके क्या इम्पैक्ट या कॉम्प्लिकेशन आएंगे फिटस पे। डायग्नोसिस देखने से पहले हम समझते हैं कि क्या इनके इम्पैक्ट आएंगे। तो हमको पता है कि प्लेसेंटा ओनली सप्लाई है फिटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का। अब वहाँ पे हो रहा है ब्लड लॉस, इसका मतलब कि जो लाइफ लाइन थी फिटस की वो डैमेज होने लग गई है। और लाइफ लाइन डैमेज होने लग गई है तो एक तो जो फिटस है, एक तो जो फिटस है उसको हाइपोक्सिया होने लगेगा, मतलब कि इंट्रायूट्राइन डिस्ट्रेस होगा फिटस को। मदर को जो है हेमरेजिक शॉक हो सकता है, मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से मदर शॉक में जा सकती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और हमको लग रहा है कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों को खतरा है, तो वहाँ पे प्रीटर्म डिलीवरी भी करवाई जा सकती है। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें एज सुन एज पॉसिबल डायग्नोसिस करना है और उस पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना है। डायग्नोसिस पीपी और एपी दोनों ही में यूएसजी करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, यही इनका डायग्नोसिस है। नाउ मूविंग टूवर्ड द मैनेजमेंट, क्योंकि हमको पता है ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग और एक डेंजरस हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है, तो इसका मैनेजमेंट भी उसी त्वरित प्रभाव से करना होगा। प्लेसेंटा प्रीविया में हम देखते हैं और जो प्लेसेंटा में जो भी पेशेंट आया है दोनों ही को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है। उनका फिटल हार्ट साउंड, फिटल हार्ट रेट नहीं, फिटल हार्ट साउंड हमको चेक करना है, क्योंकि फिटल हार्ट रेट उस ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, फिटल हार्ट साउंड ही मिल सकता है, फिटल हार्ट रेट मिलना मुश्किल रहेगा। अब जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसको 2 लेवल से मैनेज किया जाएगा, जबकि एब्रप्चो प्लेसेंटा को 1 लेवल पे ही मैनेज किया जाएगा। पहले हम शुरू करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया से। इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब होगा कि जब हम मदर और फिटस का स्टेटस चेक करेंगे कि उनका स्टेटस क्या है, अगर जो मदर है वो हीमोडाइनामिकली स्टेबल है और जो फिटस है वो रिएक्टिव है, मतलब कि जो उस पर स्ट्रेस डाला जा रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है जो मदर और फिटस है अभी उस स्टेट में नहीं गए जहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तब चेक किया जाएगा प्रेगनेंसी 37 वीक को क्रॉस कर चुकी है या नहीं। अगर 37 वीक को क्रॉस नहीं किए तब तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, अगर क्रॉस कर चुकी है तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। वाई 37 वीक, क्योंकि हम जानते हैं प्रेगनेंसी 38 वीक तक मैच्योर हो जाती है, तो इमीडिएट केसेस में 37 वीक पे डिलीवरी करवाई जा सकती है और जो फिटस होता है मदर होता है दोनों को सेफ रखा जा सकता है। ये तो इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट था। अब इसका एक्टिव मैनेजमेंट देखते हैं। या अगर मदर भी अनस्टेबल है और जो फिटस है वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब ना बच्चा रिएक्ट कर रहा है और मदर को भी एनीमिया की वजह से शॉक के सिम्टम है वो आने लग गए हैं, इस समय में हमको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, मतलब कि बिना गेस्टेशनल एज को देखे कि प्रेगनेंसी किस पॉइंट पे आ चुकी है, कितने वीक पे आ गई है, 28 वीक, 30 वीक, 32 वीक, कोई भी अगर टाइम चल रहा है प्रेगनेंसी का, अगर मदर हीमोडाइनामिकली स्टेबल नहीं है और फिटस भी नहीं है तो हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होगा। अगर उसमें फिटस एक्सपायर होता है तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमको एटलीस्ट एक लाइफ मदर या फिटस में से बचानी ही रहेगी। कोशिश करेंगे इतने तो मदर को ही बचाना रहता है।
मूविंग टूवर्ड द एक्टिव मैनेजमेंट, अगर जो मदर है वो भी अनस्टेबल है और जो फिटस है वो भी नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि जो मदर है उसका भी इतना ब्लड लॉस हो गया है कि वो शॉक की तरफ मूव कर रही है, अब उसको कभी भी हीमोडायनामिक शॉक हो सकता है, वो कोलैप्स कर सकती है। और जो फिटस है वो भी नॉन रिएक्टिव, मतलब उसका फिटल हार्ट साउंड हमें नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, मतलब ये नहीं देखना है कि प्रेगनेंसी किस एज पे है, 28 वीक, 30 वीक, 32 वीक, सीधे सीधे उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना रहेगा। अगर सर्विक्स फेवरेबल है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू, और अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवाएंगे। ये था मैनेजमेंट प्लेसेंटा प्रीविया का। अब बात करते हैं एब्रप्चो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट। यहाँ भी हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, फिटल हार्ट साउंड को असिस्ट करेंगे, और जैसे ये एब्रप्चो प्लेसेंटा का केस आता है तो हमें टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी को इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज। यहाँ पे भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर और सी सेक्शन करवा सकते हैं। क्या रीज़न है कि प्लेसेंटा प्रीविया में हमने एक्सपेक्टेड और एक्टिव मैनेजमेंट किया, जबकि एब्रप्चो प्लेसेंटा में सीधा टर्मिनेट किया गया प्रेगनेंसी को? इसका ओनली रीज़न है कि एक्सीडेंटल हेमरेज में प्लेसेंटा डैमेज हो चुकी है और सप्लाई कट चुकी है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे जो फिटस है उसकी कंडीशन और भी बिगड़ेगी, और जो मदर और फिटस है दोनों ही का सर्कुलेटरी कोलैप्स होने का और इंट्रायूट्राइन डिस्ट्रेस होने के रिस्क रहेंगे। इसलिए एब्रप्चो प्लेसेंटा में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि गेस्टेशनल एज देखे बिना ही जो डिलीवरी है उसे टर्मिनेट, जो प्रेगनेंसी उसे टर्मिनेट किया जाए। तो ये थी हमारी पूरी क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेडिकल मास्टर क्लासेस। ऐसी और क्लासेस के लिए मेडिकल मास्टर क्लासेस से जुड़े रहें।